हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है और सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज करेंगे हम यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों का रिवीजन। संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित टीजीटी और पीजीटी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर है, देखते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित यहाँ पे टॉपिक मैंने रखे हैं। उत्तर रामचरितम, यह संस्कृत के महान कवि, नाटककार भवभूति की प्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना है उत्तर रामचरितम भवभूति की। 8वीं सदी का समय काल है इनका। में रचित यह 7 अंकों का नाटक भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद के जीवन, विशेषकर सीता त्याग और उनके पूर्ण मिलन का वर्णन करता है। तो इस नाटक में कितने अंक है? 7। इसे करुण रस का प्रधान रस सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की, जिन्हें आदि कवि कहा जाता है। तो आदि कवि किसे कहा गया? वाल्मीकि रामायण। इसमें लगभग 24,000 श्लोक है, जिसे 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड में विभाजित किया गया है। इसमें राम को एक आदर्श मानव के रूप में दिखाया गया। भावार्थ रामायण, इसके लेखक है संत एकनाथ। इनका समय है 16वीं सदी, जिसे मराठी भाषा में लिखा गया। ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है और महाराष्ट्र में इसे वे स्थान प्राप्त है जो उत्तर भारत में रामचरितमानस पर। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला और इनकी प्रमुख रचना थी रामचरितमानस। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में ये रचना लिखी गई थी। तुलसीदास जी अपनी रचना में राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है और इसमें 7 कांड है रामचरितमानस में। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रुक्मणी मंगल, अष्टचाप के कवि नंददास द्वारा रचित है, जिसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया। अंगद पैज भक्तिकालीन कवि ईश्वर देश की रचना है जो 1444, जिसमें रावण की सभा में अंगद की चुनौती का वर्णन किया। भाषा हनुमान नाटक 17वीं सदी के कवि हृदय राम की प्रसिद्ध कृति है 1623। सेनापति रीति काल के प्रसिद्ध कवि जो अपने प्रकृति चित्रण और श्लेष अलंकार के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। उन्हें श्लेष सम्राट भी कहा जाता है। किसे? सेनापति को। रावण मंदोदरी संवाद, ये प्रसंग मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का हिस्सा है, लेकिन लोकप्रिय रूप में ये रामचरितमानस लंका कांड से प्रभावित है। इसमें मंदोदरी रावण को अपनी हट छोड़कर सीता माता को लौटाने और श्री राम की शरण में जाने की सलाह देती है। अब हिंदी व्याकरण के प्रमुख छंद है जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौपाई है, यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यह मात्रिक अर्धसम छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सोठा ठीक दोहे का उल्टा होता है। रोला, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। संस्कृत और हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट रिवीजन है। जैसे प्रमुख स्वर संधियां हैं। गुण संधि, जहां ए और औ की मात्रा दिखे, तो जैसे ग्रीष्म ऋतु, महोदय। नियम इसका ए प्लस ई तो ए बनेगा, ए प्लस उ तो ओ बनेगा और ए प्लस री बनेगा तो अर बनेगा। ये किसके उदाहरण है? गुण संधि के। अब है यन संधि, जहां पर यह और वह से पहले आधा अक्षर आए, जैसे गुरुवादेश या इत्यादि। तो ये क्या है? इत्यादि। तो यह से पहले क्या है? आधा वर्ण, तो वहां पर क्या होगी? यन संधि। दीर्घ संधि, जहां बड़ी मात्रा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ दिखे, जैसे विद्यार्थी, कवि। वृद्धि संधि में जहां आई या औ की मात्रा दिखे, जैसे सदैव, वनौषधि। 2 मात्राएं हो तो यहाँ पे क्या होगी? वृद्धि संधि। महत्वपूर्ण शब्द रूप और विभक्ति की पहचान कैसे करेंगे, ये देखना है। अस्मद में मैं, मत पंचमी का एक वचन, मम षष्ठी का और मैं सप्तमी विभक्ति का है। मैं जो है एक वचन का है, मम द्विवचन षष्ठी और मैं सप्तमी। युष्मद का है तुम, त्वत पंचमी एक वचन, तौ षष्ठी और त्वई सप्तमी।
तृतीय विभक्ति में करण कारक से द्वारा, जैसे सुखीना सुख से, रामेन राम के द्वारा। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक काकी के, जैसे अर्जुनस्य अर्जुन का। समास की संक्षिप्त पहचान है अविभाव्य। अविभाव्य समास कहता हो जाए जहां पर पहला पद छोटा या उपसर्ग हो, जैसे यथाशक्ति या उपगम। तो यथा क्या है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और उप, तो वहां पर क्या होगा, अविभाव्य समास। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे पर्णकुटी, पत्तों से बनी हुई कुटिया। द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर होते हैं बीच में, या जैसे माता पिता राम कृष्ण, या योजक का चिन्ह व्यक्त। बहुब्री कोई तीसरा अर्थ निकले, जैसे सत्यनिष्ठ, जिसकी सत्य में निष्ठा हो, अर्थात वह व्यक्ति। कर्मधारय विशेषण विशेष्य, जैसे सदगति और अच्छी गति। देखिए ये जितने भी हैं आपको रिवीजन के टाइम बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इसे वीडियो को एक बार जरूर देखें। वर्णमाला का उच्चारण स्थान, जहां से एक नंबर आपका बनता है। कै वर्ग कहाँ से बोला जाता है, गले से, कंठ। चैवर्ग को ताल्यवर्ग कहते, तो तालु से। इन्हें स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। तैवर्ग दंत्य, जो दांतों के द्वारा। पैवर ओष्ठ्य, यानी कि होठों के द्वारा। यह रह लय व अतंस्त व्यंजन है, और श है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य काल और प्रमुख कवि। अब आदिकाल, भक्तिकाल, इनसे संबंधित इनका समय काल दिया गया और उनके प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आदिकाल, आदिकाल के समय सीमा कितनी है, 1050 से 1375। विशेषता है वीरता की गाथाएं और रासो ग्रंथ संबंधी इसमें रचना की गई। प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। जगनिक का परमाल रासो, जिसे आलाखंड भी कहते हैं। अमीर खुसरो, पहेलियां और मुखरियां, खड़ी बोली के प्रथम कवि। विद्यापति कीर्तिलता का कीर्तिपता का पदावली, ये किसकी रचनाएं, ये हैं विद्यापति की रचनाएं। भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, साहित्य का स्वर्ण युग है। इसके समय काल है 1375 से 1700 ईस्वी। भक्ति काल को क्या कहा गया, साहित्य का स्वर्ण युग। इसकी दो मुख्य धाराएं, निर्गुण जो निराकार ईश्वर, और सगुण जो साकार ईश्वर की उपासना करते हैं। जिसमें प्रमुख कवि है कबीरदास, बीजक, साखी शब्द रमैनी। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा से संबंधित है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत रचना है, जो निर्गुण प्रेम सरी सूफी। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है 1540। 57 सर्ग दिए गए हैं इसमें पद्मावत में। रामचरित्र मानस, विनय पत्रिका, सगुन भक्ति से संबंधित है। सूरदास, सूरसारा सागर, साहित्य लहरी और सगुन कृष्ण भक्ति। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल का समय सीमा है 1700 से 1900। विशेषता है इसके लक्षण ग्रंथ, सिंगारस और कला पक्ष की प्रधानता रही इसमें उत्तर मध्यकाल में, रीतिकाल में। बिहारी है इसके प्रमुख कवि, रीति सिद्ध संबंधी कवि। केशवदास रामचंद्र का नामक रचना लिखी, और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद सुजान हित रीति मुक्त कवि हैं। भूषण है जो शिवराज भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल से संबंधित समय सीमा 1900 से अब तक। इसे कई छोटे छोटे युगों में बांटा गया, जैसे भारतेंदु युग 1850 से 1900 का पुनर्जागरण काल। प्रमुख कवि इसमें रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम। द्विवेदी युग है 1900 से 1900 ईस्वी में, भाषा परिमार्जन का काल। प्रमुख कवि है महावीर प्रसाद, मैथिली सनगुप्त की रचना है भारत भारती। छायावाद है 1920 से 1936। प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण, चार स्तंभ है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद है 1936 से। मार्क्सवाद विचारधारा। प्रमुख कवि है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध। प्रयोगवाद, नई कविता, नई नवीन युग। प्रमुख कवि है आगे तार सप्तक के संपादक धर्मवीर भारती। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो याद रखने हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से। मैथिली गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, कहा गया है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि। प्रमुख साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, जो प्रथम प्राप्त करता है हिंदी सुमित्रानंद चिदम्बरा के लिए 1986 में मिला। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी को 1972 में, आगे को कितनी नाव में कितनी बार 1978 में। महादेवी वर्मा यामा रचना के लिए 1982 में पुरस्कार पाने वाली हिंदी की पहली महिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम प्राप्त करता है माखनलाल चतुर्वेदी।
हिम तरंगनी के लिए 1955। यह पुरस्कार हर साल हिंदी की एक उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। व्यास सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता है डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था इन्हें 1991 में। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित आता है, एक क्वेश्चन आपका पत्रिका से। एक आ जाए दो। उतन मॉडर्न पंडित जुगल किशोर कोलकाता से प्रकाशित हुआ हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का काशी से भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिका। सरस्वती है महावीर प्रसाद द्विवेदी इलाहाबाद से हिंदी भाषा के सुधार के लिए जानी जाती है 1903। हंस प्रेमचंद बनारस से निकलता था। ये प्रगतिशील साहित्य का प्रमुख पत्र है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत प्रभावित था। धर्मयुग धर्मवीर भारती मुंबई आधुनिक काल की लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका थी। तद्भव अखिलेश का जो लखनऊ से समकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिका थी। महत्वपूर्ण क्विक फैक्ट्स है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर भारत में हुआ था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा मानी जाती है। यहाँ परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं जो संस्कृत लेखकों की रचनाएं और उनके गुणों की जादुई ट्रिक दी गई है। शुद्ध वर्तनी है कि टॉप 20 लिस्ट के यहाँ पे रखे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कवयित्री गलत है, कवित्री सही होगा। आशीर्वाद आशीर्वाद ऐसे आशीर्वाद बनेगा तो वे के ऊपर रे उज्जवल सही है, 2 बार आधा जाएगा। ज्योत्सना में सही है आधा तय और आधा से ज्योत्सना श्रृंगार में श्रृंगार सही, नीचे वाला रे नहीं लगता। पूजनीय पूजनीय या पूज्य और आगामी का होता है, आगामी नहीं होता आगामी होता है। अतिथि अतिथि अहरोत्र और निरोध। संस्कृत कवियों की रचनाएं याद करने की ट्रिक। संस्कृत के 3 बड़े कवि हैं कालिदास भारवी और श्रीहर्ष की रचनाओं को ऐसे याद करें। कालिदास के नाटक मालवी अभी, कालिदास के नाटकों की ट्रिक है मालवी अभी मालवी अभी। माल से मालविकाग्नि मित्रम। विक्रम वर्ष्य अभी से अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। वृत्ति में 3 बड़े महाकवि आते हैं किसी ने, ट्रिक है याद करने की किसी ने। की से किरातार्जुनियम भारवी द्वारा लिखित है। सी से शिशुपाल वधम लेखक माँ की नैषधीय चरितम लेखक श्री हर्ष। काव्य गुण की पहचान कैसे करनी है। काव्य में मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत आसान है। माधुर्य गुण जिसे पढ़कर मन खुश हो जाए, श्रृंगार और शांत रस में होता है। पहचाने कोमल शब्द कोई कड़े अक्षर नहीं आते। ओज गुण की पहचान कैसे करें, जिसे पढ़कर जोश आ जाए, वीर और रोद रस। पहचाने टैट है डेड है जैसे कई वर्ण आधे अक्षरों का ज्यादा प्रयोग होता है। प्रसाद गुण में जिनका अर्थ तुरंत समझ आ जाए। पहचाने यह सभी रसों में हो सकता है, भाषा बहुत सरल होती है। तो ये थी गुण पहचानने की। कितने गुण है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। एक पंक्ति दी गई है जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इनमें से कौन सा गुण है, तो इसमें होगा ओज गुण, क्योंकि इसमें वीरता की पहचान, समाज के पहचानने की ट्रिक। कीवर्ड ट्रिक के समास का अर्थ होता है शब्दों में छोटा करना। इसे इन संकेतों से पहचाने। अविभाव्य समास पहला पद क्या होता है, प्रधान। अविभाव्य में पहला पद प्रधान। पहचाने शब्द के शुरू में यथा प्रति आ भर हर अनु लगा हो। उदाहरण है यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन और भर पे। तत्पुरुष समास का है कारक चिन्ह का लोप होता है। पहचान कैसे करेंगे, विग्रह करने के पर बीच में काकी के को के लिए में पर आए। उदाहरण है राजकुमार यानी कि राजा का कुमार। यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पहचाने इसमें दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह हो और विग्रह करने पर और आए तो दोनों एक दूसरे के उलट या विपूरक होते हैं।
उदाहरण है माता पिता, माता और पिता, हार जीत, हार और जीत, पाप और पुण्य। द्विगी समास, इसमें क्या होता है, पहले पद का होता है संख्यावाची। पहला पद हमेशा कौन सा होगा, कोई नंबर होगी, संख्या होगी, जैसे त्रिभुज, नवरात्रि, चौराहा, सप्तऋषि। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, संज्ञा को, और विशेषण होती है गुण संबंधी, पहचान। पहला पद दूसरे की तारीफ, विशेषता करता है, विग्रह पढ़ने पर जो आता है। जैसे नील कमल, नीला है, कमल जो। महादेव, महान है जो देव। बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है। पहचान, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अक्षर देवी देवता की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण है लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थ गणेश जी, दशानन, रावण, नीलकंठ और शिव। कर्मधारय समास, पहला शब्द दूसरे की तारीफ, विशेषता, विग्रह करने पर जो आता है, उदाहरण। तो ये थे समास की पहचानने की ट्रिक। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, छायावाद 1918 से 1936। यह हिंदी साहित्य का सबसे स्वर्णयुग माना जाता है, जिसमें प्रकृति प्रेम रहस्यवाद की प्रधानता पाई जाती है। तो ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इन्हें चार स्तंभ माना जाता है छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। मुख्यतः बात इस युग में कवियों में मैं यानी स्वयं के भाव को प्रधानता दी है। जैसे निराला की पंक्ति, मैंने मैं शैली अपनाई है। तो मैंने मैं शैली किसने अपनाई, निराला जी ने। बड़ी रचना है जयशंकर प्रसाद की कामायनी, इस युग का सबसे महान काव्य है। इसका प्रकाशन 1935 और सर्ग इसमें कितने हैं, 15। तो प्रगतिवाद 1936 से 1943। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, तो इनकी विशेषताएं और इनके रचनाकार और इनकी रचनाएं क्रम से आपको याद रखना है। जब साहित्य में महलों और राजों की जगह किसान, मजदूर और शोषित वर्ग की बात होने लगी, तो उसे प्रगतिवाद कहा गया। यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। प्रमुख कवि है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। मुख्य बात है, यह बादल को सुख का संदेश नहीं बल्कि क्रांति का प्रतीक माना गया है। प्रसिद्ध पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। ये पंक्ति किसकी है, नागार्जुन की कविता की। का समय है 1943 ईस्वी और ये तार सप्तक कवियों के संबंधित है। आगे जिन्हें कविता में नए नए प्रयोग किए शुरू किए, उन्होंने शब्दों और प्रतीकों को एक नया अर्थ दिया। तार सप्तक, तार सप्तक आगे ने 7 कवियों के समूह बनाए, जिन्हें सप्तक कहा गया। कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए। आगे का कथन है, कवि राहों के अन्वेषी है। महत्वपूर्ण कथन है, भूमिका से लिया गया। कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की खास बातें हैं। महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनकी रचना यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मुक्तिबोध, इन्हें भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। इनकी कविताएं बहुत लंबी और फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती हैं। भवानी प्रसाद मिर्ची, इन्हें कविता का गांधी कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषा बहुत सरल और सहज थी। मैथिली सेनगुप्त, महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। इनकी प्रसिद्ध रचना भारत भारती के लिए। अब चारों स्तंभ कवि हैं, जो उनका प्रकाशन वर्ष और उन्हें क्या बोला गया, यहाँ पे एक टेबल के द्वारा समझाएगा। छायावाद के ये 4 कवि चतुष्ट कहलाते हैं। इनका क्रम और रचना याद करना बहुत जरूरी है आपको एग्जाम की दृष्टि से। कवि का नाम, जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं, विशेष तथ्य। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 से 1937 में। इनकी रचनाएं कामायनी, महाकाव्य, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, ये अन्य रचनाएं हैं। और इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया, जयशंकर प्रसाद जी को। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 1899 से 1961। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। इन्हें छायावाद का महेश यानी कि रुद्र कहा जाता है। किसे, निराला को। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को, निराला को महेश। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म है 1900 से 1977। पल्लव, वीणा ग्रंथि, गुंजन और चिदम्बरा। लोकायतन, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि और छायावाद का विष्णु कहा गया है।
महादेवी वर्मा 1907 से 1987, निहार रश्मि नीरजा, सांध्यागीर दीपशिखा यामा। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों का जन्म और मृत्यु। कवि का नाम, जन्म और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। समय प्रगतिवाद का 1936 से 1943। पहले है नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 1911 से 1998 में। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई, आंखें भस्मासुर। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इन्हें जन कवि कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते, अपूर्वा। इन्हें केन का कवि कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल को क्या कहा गया? केन का कवि। शिव मंगल सिंह सुमन, इनका जन्म 1915 से 2002। हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। ये अपनी ओजपूर्ण और विद्रोही कविताओं के लिए जाने जाते हैं। त्रिलोचन शास्त्री 1917 से 2007। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत ताप के ताए हुए दिन। इन्हें अवध का किसान कवि कहा जाता है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। उनकी रचना चिदम्बरा 1968 के लिए हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रथम शोक गीत निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। कामायनी का मैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, इसमें 1935 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 15 सर्ग। अक्सर ये इनका क्रम पूछा जाता है। मुक्तिबोध का संबंध, हालांकि मुक्तिबोध प्रयोगवाद से जुड़े हैं, लेकिन इनकी शुरुआती कविताएं में प्रगतिवाद का गहरा प्रभाव दिखता है। छायावाद 1918 से 1936। हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद की प्रधानता है। 4 स्तंभ इसमें दिए गए हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। मुख्य बात है, इस कवियों में कवियों ने मैं स्वयं के भावों को प्रधानता दी। जैसे निराला की पंक्ति में मैंने शिल्प पहुंचाए। बड़ी रचना जयशंकर प्रसाद। कामायनी का इस युग का महान वो है। 1936 ये हमारा हो चुका प्रयाग। तो रिपीट थे ये भाई, रिवीजन हो गया। तत्सम और तद्भव पहचानने की जादुई ट्रिक। तत्सम तत् है, तत् प्लस सम उसके समान। ये संस्कृत के वे शब्द है जो बिना बदले हिंदी में आ गए। तद्भव, तत् प्लस भव उससे पैदा हुआ। ये वो शब्द है जो समय के साथ थोड़े बदल गए। पहचानने की ट्रिक है, छ त्र ग स्र का प्रयोग अगर शब्द के ये अक्षर दिखे तो वह तत्सम होगा। तत्सम में क्षीर, नक्षत्र, तद्भव और खीर, नखत। ऋषि ऋषि की मात्रा अगर नीचे री की मात्रा लगी हो तो वह हमेशा तत्सम होगा। जैसे है तत्सम में वृक्ष, कृषक, तद्भव कौन सा है? पेड़ और किसान। वृक्ष और कृषक तत्सम है, तद्भव है पेड़ और किसान। आधा रे या ऊपर रे, जिस शब्द में आधा रे आए वह तत्सम है। जैसे सूर्य, कर्म, भ्रम। तद्भव होगा सूरज, काम और भ्रम। चंद्र बिंदु, जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो वह हमेशा तद्भव होगा। तद्भव चांद, मुंह, गांव। तत्सम चंद्र, मुख और ग्राम। वह और वह का अंतर तत्सम में वह होता है और तद्भव में वह बन जाता है। तत्सम में है वन और वधु, तद्भव में है वन और मुह। यहाँ पे छोटी सी टेबल दी गई है, तत्सम और तद्भव। अग्नि का आग, तत्सम क्या है? ये संस्कृत के हैं। अग्नि, दुग्ध, दधि, घृत। आग, दूध, दही और घी, ये तद्भव शब्द हैं। घृत, घी। मक्षिका, मक्खी। मक्षिका क्या है? तत्सम है और मक्खी क्या है? तद। पानी के पर्यायवाची। सबसे पहले इन्हें याद कर ले। जल, नीर, वारी, अंबु और तोय। जादुई ट्रिक है प्रत्यय पहचानने की। अब देखिए, पानी के शब्दों के पीछे बस एक अक्षर जोड़ना है। जैसे कमल के लिए जय जोड़े। जय का अर्थ होता है जन्मा हुआ, जो पानी में जन्मा हुआ है। जलज, नीरज, वारी, अंबुज, तोयज। तो ये हो गए जल के, पानी के। बादल के लिए द या धर जोड़े। जैसे द का अर्थ होता है देने वाला, पानी देने वाला। जलद और नीरद। वारिद, अंबुज, तोय,
इसी तरह जलधर और वारिधर भी बनते हैं। समुद्र के लिए धी और निधि जोड़ें। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला भंडार, पानी का भंडार। जलधि, नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, तोयधि। टेबल है इनकी, पानी के और इनका क्विक रिवीजन करना है। जल के हैं जल, नीर, वारी, अम्बु। कमल के हैं जलज, नीरज, वारिज, अम्बुज। बादल के हैं जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद। जलधि, निरधि, वारिधि, अम्बुधि। समुद्र के हैं पर्यायवाची। सीधी बात यह है कि जैसे गहने पहने से इंसान सुंदर दिखता है, वैसे ही अलंकार के इस्तेमाल से भाषा कविता सुंदर हो जाती है। तो यहाँ पे किसकी परिभाषा है? अलंकार की। अलंकार की। अब इन्हें गानों के माध्यम से हम इन्हें समझते हैं। अनुप्रास अलंकार। जब एक ही अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास कहते हैं। इसमें एक लय बन जाती है। जैसे गाना है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में। यहाँ च क्या है? बार बार आ रहा है। उदाहरण है चारूचंद्र की चंचल किरणें। यहाँ भी च की आवर्ती है, तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो बार आए लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या हो? अलग। जैसे गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना तो तैयार होना है और एक सजना प्रेमी के लिए। दोनों का यहाँ पे अर्थ बताया गया। किताबी उदाहरण, कनक कनकते सोगुनी, कनकते सो मद गाए। तो एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का है धतूरा। थर्ड अलंकार है उपमा अलंकार। जब किसी चीज की तुलना किसी दूसरी परसी चीज से की जाए तो इसकी पहचान है शब्द में सा सी से या जैसा लगा हो। गाना है, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। चेहरे की तुलना चांद से की गई है। उदाहरण है, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात के पत्ते जैसा डोल रहा है। उपमा अलंकार। रूपक अलंकार। यहाँ तुलना नहीं की जाती बल्कि चीज को वही मान लिया जाता है जिससे सा या सी नहीं आते। इसमें सा सी नहीं आते। किसमें? रूपक अलंकार। गाना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम के नाम को जैसा नहीं कहा गया बल्कि उसे रतन और धन बता दिया गया। उदाहरण, मैया मैं तो चंद खिलौना ही ले। बच्चा चांद जैसा खिलौना नहीं बल्कि चांद को ही खिलौना मान रहा है। अत्योक्ति अलंकार। जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो फेंकू वाली बातें। जैसे पंख होते तो मैं उड़ जाती रे। इंसान के पंख होना नामुमकिन है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई। यहाँ पे बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। अंतर समझना है। उपमा, इसमें हम तुलना करते हैं और सा सी से सम सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है। यह सम शब्द बता रहा है कि तुलना हो रही है, इसलिए यह उपमा अलंकार। रूपक में इसमें तुलना नहीं होती बल्कि हम दो चीजों को एक ही मान लेते हैं जिसमें सा या सम जैसे शब्द नहीं आते। ये ध्यान रखना है। अगर रूपक होता तो कैसा होता? मुख मयंक है तो मुंह ही चंद्रमा है। एक और आसान उदाहरण देखिए, आपका चेहरा फूल जैसा है तो चेहरा कैसा है? फूल के जैसा। तो तुलना हो रही है। अब है दोहा। इसके 4 चरण है। ट्रिक है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा है। पहले और तीसरे में 13-13। चौपाई क्या होती है? चौपाई एक का हर चरण बराबर होते हैं और इनमें कुल 4 चरण होते हैं। हर चरण में 16-16 मात्रा है। जैसे उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मात्रा गिनना बहुत आसान होता है। लघु मात्रा और गुरु मात्रा। छोटे स्वर जैसे ए ई उ के लिए 1 नंबर और बड़ी मात्रा के लिए 2 नंबर गिना जाता है। कविता को पढ़कर या सुनकर जो आनंद या मजा आता है उसे ही रस कहते हैं। मुख्य रूप से 9 रस होते हैं पर 3 रस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि। एक तो श्रृंगार रस जिसे प्रेम का राजा कहा गया है, जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है। उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बातों के लालच में गोपियों ने कृष्ण की मुरली छुपा दी। वीर रस और जोश उत्साह।
जहाँ वीरता, युद्ध और जोश की बात हो। उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसे पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करुण रस, दुख और शोक, जहाँ किसी प्रिय वस्तु के खोने या दुख का वर्णन। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था मात, वे कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार। यहाँ पर क्या है, गहरे दुख की झलक रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 हिंदी आलोचना का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब माना। यहाँ इस ग्रंथ के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य काल विभाजन और प्रसिद्ध कथन दिए गए हैं। काल विभाजन नामकरण किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। आदिकाल को वीरगाथा काल का 1050 से 1375, जिसमें राजश्रित कवियों और वीरता की प्रधानता का वर्णन है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल से संबंधित है, 1375-1700, इसमें भक्ति की प्रधानता का वर्णन किया गया। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900, लक्षण ग्रंथ और श्रृंगार की प्रधानता। आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984, गद्य के विकास का। साहित्य की परिभाषा, प्रसिद्ध परिभाषा है जो एग्जाम में पूछी जाती है शुक्ल जी के अनुसार। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे जैसे इंसान की सोच बदलती है, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है। कवियों और युगों पर प्रमुख कथन, ये कथन अक्सर परीक्षाओं यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी इनमें पूछे जाते हैं। कथन है, भक्ति काल पर भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन यानी कि मुस्लिम आक्रमण के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय के क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तुलसीदास पर हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। सूरदास, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक है। कबीर, शुक्ल जी कबीर की भाषा को सुदुकड़ी कहते हैं और उन्हें प्रतिभा संपन्न तो मानते हैं, लेकिन साहित्य मर्यादा के अनुकूल नहीं समझते। जायसी, जायसी कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता जायसी ने पूरी की। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका हम रिवीजन करेंगे। भक्ति काल का वर्गीकरण, शुक्ल जी ने ही पहली बार भक्ति काल को निर्गुण ज्ञानश्री और प्रेमश्री, सगुण भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धाराओं में स्पष्ट रूप से विभाजित किया। वीरगाथा काल का आधार उन्होंने 12 ग्रंथों पर आधारित किया है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, कीर्तिलता आदि के आधार पर आदि काल का नामकरण जो क्या वीरगाथा काल रखा। गद्य का आविर्भाव, उन्होंने आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविर्भाव माना। ग्रंथ की उत्पत्ति, यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में दी गई है। शुक्ल की मान्यताएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताएं, लोक मंगल की साधना, वे उसी साहित्य को श्रेष्ठ मानते हैं जो समाज कल्याण यानी कि लोक मंगल करे, इसलिए वे तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। प्रबंध काव्य, उन्हें प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, छोटी कविता से अधिक प्रिय था। विरोधा का सामंजस्य, वे तुलसी के काव्य में विरोधों का सामंजस्य जैसे ज्ञान और भक्ति का मेल देखते हैं। शुक्ल जी ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखने के लिए जिन 12 ग्रंथों का आधार बया, उनकी सूची और उनके वर्गीकरण यहाँ पे दिए गए। 12 पुस्तकें हैं। शुक्ल जी ने इन 2 श्रेणियों में इन पुस्तकों को बांटा है। अपभ्रंश की पुस्तकें 4 हैं। कौन कौन सी हैं? इन ग्रंथ की भाषा पुरानी और अपभ्रंश मानी गई है, जिसमें है विजयपाल रासो नलसिंह का, हमीर रासो सारंगधर का, कीर्ति लता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति। ये 4 पुस्तकें अपभ्रंश भाषा से विजय हमारी की, विजय हमारी की, विजय से विजयपाल रासो, हमारी से हमीर रासो, की से कीर्ति लता और कीर्ति पताका। 6 पुस्तकें हैं। देश काव्य भाषा की 8 पुस्तकें हैं। ये बोलचाल में हिंदी और लोक भाषा में रचित है। कुमान रासो दलपत विजय की है, बीसल देव रासो नरपति नाल की, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की, जयचंद प्रकाश भटकेदार की, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, परमाल रासो जगनिक, इसे आलाखंड भी कहते हैं, खुसरो की पहली अमीर खुसरो, विद्यापति पदावली विद्यापति की है। इन पुस्तकों के महत्वपूर्ण कथन,
विषादर रासों पर यह ग्रंथ न तो वीर गाथा काल के रूप में और न ही इसमें कोई वीर गाथा ही है। इसमें केवल विवाह और वीर्य का वर्णन है। इसी कारण बाद के विद्वानों ने शुक्ल जी के वीर गाथा काल नाम पर आपत्ति जताई। चंद्रप्रदाय हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य। विद्यापति पर शुक्ल जी ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। उनके प्रसिद्ध कटाक्ष आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, यह उन्होंने विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक बताने वालों के विरोध में कहा था। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में हमें उक्ति वैचित्र्य मिलता, पर काव्य की गहराई नहीं। रीतिकाल के बारे में शुक्ल जी के विचार। शुक्ल जी ने रीतिकाल को 1700 से 1900 की श्रृंगार काल कहने पर सहमति जताई, लेकिन रीति को मुख्य प्रवृत्ति माना। उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिहारी बिहारी की कविता क्या है? श्रृंगार रस के साहित्य का एक छोटा सा खजाना। घनानंद प्रेम की पीढ़ी को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। रीतिकाल की समाप्ति। शुक्ल जी के अनुसार इस काल में कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखने पर अधिक जोर दिया, जिसमें मौलिकता कम हो गई। आधुनिक काल। गद्य का महत्व। शुक्ल जी ने कहा, यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो गद्य लेखकों की कसौटी। इंपोर्टेंट फैक्ट है। निबंध पर। निबंध की कसौटी भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास है। छायावाद पर। शुक्ल जी छायावाद के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं थे। उन्होंने इसे रहस्यवाद व्यंजना का खेल माना। हालांकि उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत और प्रसाद की प्रतिभा को सराहा। आधुनिक काल को गद्य काल का। उन्होंने इस काल को प्रथम उत्थान भारतेंदु युग और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान छायावाद में विभाजित किया। किसने? शुक्ल जी ने। यहाँ इन युगों पर शुक्ल जी के सबसे महत्वपूर्ण विचार तथ्य दिए गए हैं। प्रथम उत्थान भारतेंदु युग 1925 से 1950। शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक मानते हैं। नूतनता का समावेश। भारतेंदु ने हमारे जीवन के साथ साहित्य का सब जोड़ा। उन्होंने साहित्य को केवल दरबारी मनोरंजन से निकालकर जनजीवन के करीब लाया। भाषा पर विचार। शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु ने ब्रज भाषा को कविता के लिए और खड़ी बोली को गद्य के लिए परिष्कृत किया। प्रसिद्ध कथन है, भारतेंदु जी ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के से बल से हमारे साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया। लेखक मंडल। इस युग के लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, इनमें अल्हड़पन है और सजीवता भी थी। द्वितीय उत्थान है द्विवेदी युग से संबंधित, संवत 1950 से 1975। इसे शुक्ल जी ने परिष्कार काल और व्याकरणिक शुद्धि काल माना है। महावीर प्रसाद। द्विवेदी का योगदान। शुक्ल जी मानते हैं कि द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य की भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित किया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भद्य और अनगढ़ प्रयोगों को रोका। इतिवृत्तात्मक। शुक्ल जी ने इस युग की कविता की मुख्य विशेषता इतिवृत्तात्मकता, सीधा सपाट वर्णन बताई, जिसमें कल्पना कम और उपदेश अधिक था। मैथिली सन गुप्त। गुप्त जी सामंजस्यवादी कवि थे। शुक्ल जी ने उनकी भारत भारती की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता की भावना थी। तृतीय उत्थान छायावाद संबंध 1975 के आगे। शुक्ल जी ने छायावाद के बहुत बड़े समर्थक नहीं थे, फिर भी उन्होंने इसका गहराई से पहचाना। छायावाद की परिभाषा। शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पत्ति विशेष के अर्थ। आलोचनात्मक दृष्टि। वे छायावाद को चित्रभाषा पत्ति कहते हैं। उनका मानना था कि इसमें व्यंजना पर अधिक जोर है और अनुभूति पर कम। प्रमुख कवियों पर विचार। जयशंकर प्रसाद। शुक्ल जी ने कामायनी की प्रशंसा की, लेकिन प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को शब्दाडंबर जटिल शब्द वाला माना है। सुमित्रा नंदन पंत। शुक्ल जी पंत जी को छायावाद का सबसे बड़ा कवि मानते थे, क्योंकि उनकी कल्पना मूर्त और सुंदर थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शुक्ल जी ने निराला की बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा को स्वीकार किया। महादेवी वर्मा। उनके बारे में शुक्ल जी ने कहा, छायावाद के कवियों में महादेवी जी का रहस्यवाद के भीतर रही है। आधुनिक काल से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहानी पर वे किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उपन्यास को वे लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास। निबंध को उन्होंने शुक्ल जी ने गद्य की कसौटी कहा और उनके अनुसार निबंध में बुद्धि और हृदय का समन्वय होना है। आलोचना है। शुक्ल जी ने ही हिंदी में समीक्षा और आलोचना को एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार दिया। ये सब कथन जो हैं और परिभाषाएं हैं, ये सब शुक्ल जी के अनुसार है। शुक्ल जी की दृष्टि।
शुक्ल जी लोक संग्रह और रस के समर्थक थे। वे उस कविता को पसंद नहीं करते थे जो बहुत ज्यादा रहस्यमय या समझ से बाहर हो। इसलिए वे तुलसीदास को सबसे बड़ा और छायावाद को थोड़ा कमतर आंकते हैं। क्या आप शुक्ल जी के रस सिद्धांत या उनके द्वारा दिए गए कवियों की श्रेणी जैसे त्रिवेणी के बारे में जानेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल का और उन्हें इस काल को प्रथम उत्थान, भारतीय द्वियुग, द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान छायावाद में विभाजित किया, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित संपूर्ण सिलेबस और उसका वन शॉट रिवीजन जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। यूपी टीजीटी और पीजीटी के महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का और टॉपिक का आप रिवीजन करेंगे कि किस तरह से हमें अपने नोट्स बनाने हैं और किस तरह से हमें रिवीजन करना है लास्ट टाइम। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा आदि से वर्णों का उच्चारण होता है। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वर्ण का वर्णन है। शब्द विचार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार के। विकार के आधार पर विकारी है, जो विकारी के अंतर्गत आ रहे संज्ञा, सर्वनाम आदि और अविकारी अव्यय शब्द होते हैं। शब्द रचना के आधार पर उपसर्ग, जो शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द होते हैं। प्रत्यय, जो शब्द के पीछे जुड़ने वाले। संधि, जो स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। संधि कितने प्रकार की? 3। समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। अविभाव्य, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विवेदी, ध्वंद और बहुब्रीहि। तो 6 प्रकार के समास हैं, इनके बारे में रिवीजन करना है। फिर है पद विचार। पद विचार में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सर्वनाम, सर्वनाम में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। विशेषण में गुणवाचक, संख्यावाचक। क्रिया में अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं। अव्यय होते हैं जो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जो व्याकरणिक कोटियां कौन कौन सी हैं? ये हैं लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान, एक वचन, बहुवचन, कर्ता, कर्म, करण। कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के और उनके चिन्ह याद करने। काल, समय, वर्तमान, भूत और भविष्य। यानी कि जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। वाक्य विचार। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर सरल और संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने? 3 और इसमें 2। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और अन्य भी हैं। शब्द भंडार के अंतर्गत क्या आएंगे? पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। ये सब हमें पढ़ना है जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर रस है। रस में श्रृंगार, वीर और करुण। ये वे टॉपिक हैं जिनसे संबंधित आयोग क्वेश्चन पूछता है, जो आयोग के क्या है? फेवरेट टॉपिक है। तो इनका हमें रिवीजन करना है। फिर है दोहा, छंद, दोहा, चौपाई और सोरठा। अलंकार है अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। परिभाषा, नियम, ढेर सारे उदाहरण शॉर्ट ट्रिक से याद रखने के लिए। संधि की जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है जो इस प्रकार है। संधि रटने की नहीं बल्कि क्या है? मात्राओं से पहचानी। संधि की वैसे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर, दीर्घ और व्यंजन। स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की है? 3 है। नंबर 1 स्वर संधि, विसर्ग और व्यंजन। अब स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। इनकी ट्रिक देखेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का क्या होता है? ए प्लस ए, क्या बनेगा? बड़ा आ या ए का निर्माण होगा। तो यहाँ पे बड़ी शब्द के बीच में क्या आई? बड़ी मात्रा दिखे। जहाँ पे शब्द के बीच में बड़ी मात्रा दिखे, आ बड़ी बड़ा हो। जैसे उदाहरण है विद्यालय, विद्यालय। तो या का बड़ा या दिख रहा है इसमें विद्यालय में। यहाँ पे देखे विद्यालय में क्या है? बड़ा। भानु में बड़ी ऊ की मात्रा है और यहाँ भी बीच में, यानी कि शब्द के बीच में जो बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ दिखे तो वहां पर क्या होगी? स्वर संधि होगी। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। स्वर संधि के 5 भाग है। पहला भाग है दीर्घ संधि। तो वहां पर क्या होगी? यहाँ पर बड़ी मात्रा दिखे शब्द के बीच में, दीर्घ संधि। गुण संधि का है शब्द के ऊपर एक मात्रा दिखी, जैसे नरेंद्र, महोदय, परोपकार। तो शब्द के ऊपर क्या हो गया? महेश, नरेश। इनमें सब क्या होगी? गुण संधि होगी। एक मात्रा आई की और औ की। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में ऊपर 2 मात्राएं दिखी, आई इसकी और औ की। सदैव, वनौषधि। ठीक है, 2 मात्राएं। यण संधि में य और रे से पहले आधा वर्ण आता है। य, रे, ले से पहले आधा वर्ण आए तो वहां पर क्या होगी? यण संधि होगी। जैसे इत्यादि है, तो इत्यादि से यह से पहले क्या है? आधा तय। स्वच्छ, वह से पहले आधा से, तो यह वह रे प्लस आधा अक्ष। अयादि संधि, शब्द में आय, आय, आओ, आओ का उच्चारण हो तो अक्सर यह 3 अक्षर का शब्द होता है। जैसे नयन, पवन, पावक, भवन, गायक। तो ये 3 शब्द हो, और इनमें क्या होती? कोई ऊपर मात्रा नहीं होती, साधारण 3 अक्षर होते हैं। अब है समास। समास को पहचान इस तरह से कि आप पलक झपकते ही पहचानेंगे। समास के प्रकार कितने? 6। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, छोटे रूप में करना। अविभाव्य, पहला पद इसका क्या होता है? छोटा, यानी कि उपसर्ग। उपसर्ग में क्या था? प्रति भर आ जाए। अव्यय भाव समास वहां होता है जहां पर पहला शब्द उपसर्ग हो, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। शब्दों का रिपीट होना भी रातों रात में भी अव्ययभाव समास होता है। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह काको से में आए। ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या तुलना की जाए, जैसे नील कलम, नीला है कलम, नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि चंद्रमुख। द्विगीय समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। त्रिभुवन, चौराहा, सप्तऋषि, ये सब किसके में है? द्विगीय समास के। द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह भी होता है, प्लस एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। हार और जीव। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे भगवान की ओर इशारा किया जाता है। यहाँ पर जितने भी भगवान का नाम हो उन सब में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर, गणेश, दशानन, राम। टीजीटी पीजीटी में वाच्य जो इनका बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, जो पूछे जाते हैं, तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य का सीधा काम करे, जो जैसे रामफल खाता है तो सीधा ये कर्तृवाच्य होगा। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद द्वारा या से लगा हो, भाई इनकी आपको पहचान रखनी है, या तो द्वारा हो या से लगा हो और कर्म मौजूद हो। ठीक है, राम के द्वारा फल खाया गया, तो कौन सा वाक्य हो गया? कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया प्रधान हो, अक्सर नहीं का प्रयोग हो, असमर्था दिखे, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या होगा? भाववाच्य होगा।
लिंग की और वचन की पहचान की स्मार्ट ट्रिक कैसे देखेंगे, तो लिंग पहचान करते हैं। लिंग पहचानने में अक्सर गलती होती है, इसकी सबसे बड़ी आसान ट्रिक है शब्द के आगे अच्छा या अच्छी लगाकर वाक्य बनाइए। जैसे दही अच्छा है, तो दही अच्छा है, संसद अच्छी है, पानी अच्छा पानी है, पुल्लिंग में आएगा। तो ये से आप को अपने क्वेश्चन का फिर है संस्कृत, जो व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे भी हम ट्रिक से समझते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द रूप याद करने की ट्रिक, परीक्षा में बालक, राम, लता, मुनि और नदी के रूप अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हमें इन्हें कैसे याद करना है, तो देखते हैं। स्मार्ट टिप, आप अकारांत पुल्लिंग और लता अकारांत स्त्रीलिंग के रूप में कंठस्थ कर लें। ज्यादातर रूप एक जैसे चलते हैं, जैसे राम याद कर लिया तो बालक, वृक्ष और नृप के अपने आप याद हो जाएंगे। यानी कि राम के याद करने पर आपको तीन अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि एक ही तरह से चलते हैं। द्विवचन हमेशा सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें पहली दो विभक्तियां एक जैसी होती हैं, फिर बीच की तीन और फिर आखिरी दो। धातु रूप लकारों की पहचान कैसे करेंगे। टीजीटी में मुख्य रूप से 5 लकार पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में। तो कौन कौन से हैं ये लकार 5? वैसे तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन पूछे 5 जाते हैं। अब 5 लकार देखते हैं। लट लकार, जो वर्तमान से संबंधित है, प्रेजेंट, जिसके पीछे ती तय अंति आता हो, वो होगा वर्तमान, लट लकार। दूसरा है लीट लकार, भविष्य काल से, जहां पे शब्द में ऐसे लगा हो तो वो किससे होगा, फ्यूचर से। भविष्य काल, बीच में आधा पेट चिरा से यह लगा हो, पठ्यति, ट्रिक, मतलब भविष्य। फिर है लंग लकार, पास्ट है, समय से, भूतकाल से। तो शब्द के शुरुआत में क्या लगता है, इसमें ए लगा होता है। जहां भी ए लगा हो समझ जाओ कि ये भूतकाल का शब्द है। अमृतांत, अपठक, ऐसे अतीत यानी पास्ट। लोट लकार, आज्ञा, इसमें तुम ताम अंतु आता है, पठतु, जैसे तुम एक गिलास मेरे लिए पानी लाओ, जाओ जाकर पढ़ो, जो भी मतलब आज्ञा मानी। विधि लिंग, शब्द के अंत में एक आई की मात्रा होती है, जैसे पठेत और पठेताम। इसका अर्थ होता है चाहिए में, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। प्रमुख संधि संस्कृत के सूत्र हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दीर्घ संधि अक्ष स्वर्ण दीर्घ है, गुण संधि को आद गुण कहते हैं, वृद्धि को वृद्धि रेची, यन को इको यनची। प्रत्यय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रत्यय को ध्यान में। संस्कृत प्रत्यय की पहचानने की जादुई ट्रिक है कत्वा, शब्द के अंत में त्वा शेष बचता है, जैसे पठितवा, गत्वा। तुम उनमें अंत में तुम बचता है, पठितुम, गतितुम। लेप में शुरुआत में उपसर्ग के अंत में यह होता है, जैसे विहस्य, अगत्य। गत अंत में तय आता है और पठित है गत है होता है। अब में राम अकारांत पुल्लिंग का रूप आधार है। अगर आपने इसे समझ लिया तो क्या होगा, आप बालक, नृप, छात्र और वृक्ष आदि के हजारों रूप अपने आप खुद बना लोगे। राम अकारांत पुल्लिंग शब्द ट्रिक के साथ देखते हैं हमें कैसे याद करना है। नीचे तालिका दी गई है और मैंने अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को बोल्ड किया हुआ है। बस आप इन पीछे के शब्दों को याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे ये हेडिंग बना दी आपकी कि आपको किन्हें याद रखना, पीछे के शब्द। और इसमें क्या क्या है, बोल्ड किया हुआ है। तो क्या है, प्रथमा विभक्ति। पहले हम देखेंगे विभक्ति कितनी है, हमारी विभक्ति 8 है। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में राम, रामः, रामा में क्या है विसर्ग, रामौ, औ की मात्रा आ गई, फिर रामः, राम, रामौ, रामः। द्वितीय का है रामम में, रामौ, रामान। तो बहुवचन में आ, आन, ऐ। तृतीय में रामे, रामाभ्याम, रामे। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम,
रामेभ्य। पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामानाम। रामे राम्यो रामेषु, हे रामा, हे रामो, हे रामा। तो आप एक दो बार इन्हें पढ़ेंगे, ट्रिक समझेंगे, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। 100 ट्रिक से आपको पहचानने, उदाहरण के साथ अलंकार, ये अलंकार की है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें क्या है, विभावना अलंकार है। लेकिन अगर रस पूछा जाए तो यहाँ पर अद्भुत रस यानी कि विस्मय की झलक मिलती है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, यहाँ बालक कृष्ण का प्रेम है, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस। माता पिता का अपने बच्चे के प्रेम स्नेह को वात्सल्य रस के। अब आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनकी धमाकेदार ट्रिक्स। ये रिवीजन मार्क्स क्या है भाई, आपको पूरा रिवीजन हमें किस तरह से करना है, कौन कौन से टॉपिक हमें ध्यान में पढ़ने, जो आयोग द्वारा क्वेश्चन जिनसे ज्यादा पूछने की संभावना है। इस काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, इसलिए यहाँ रासो ग्रंथ की भरमार है। रासो काव्य याद करने की ट्रिक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। ट्रिक है पृथ्वी का चांद यानी कि चंद्रवरदाई। पृथ्वी रासो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई। पृथ्वी का चांद, बीसलदेव रासो नरपति नाल, 20 नर का पति। बीसलदेव रासो नरपति नाल है, यानी कि 20 नर का पति, बीसलदेव नरपति नाल। परमाल रासो की है, आलाखंड है, जगनिक है। पराया माल देख जगनिक जगह, पराया माल देख जगनिक जगह। खुमान रासो दलपत विजय की है, जब दल की विजय होती है तो खुमान यानी कि घमंड आता है। यह हमीर किसकी रचना है, खुमान रासो की, दलपति विजय की। हमीर रासो सारंगधा। अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं, जिस प्रकार से विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। अमीर खुसरो, जिन्हें हिंदी की तूती कहा जाता है, ये पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। अब्दुल रहमान संदेश रासक है, यह पहली रचना है जिसे किसी मुसलमान कवि ने हिंदी में लिखा था। अब्दुल रहमान की परीक्षा में यहाँ पर क्या पूछे जाते हैं, सीधे उपनाम पूछे जाते हैं कवियों के। तो कवि शिरोमणि किसे कहा गया, मानस का हंस किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, केशव का है कठिन, कैसे। जड़िया कवि नंददास और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा गया, जयशंकर प्रसाद। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, पंत और प्रकृति यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा गया है। टीजीटी पीजीटी में किस कवि को कौन सा सम्मान मिला, ये अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी के। मैं वे बता रही हूँ जो टीजीटी पीजीटी में जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुरस्कार से संबंधित है, चिदम्बरा को सुमित्रा नंदन पंत की रचना थी, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा को महादेवी वर्मा को, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त महिला हुई। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामचरितमानस तुलसीदास की अवधि भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है, कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए, आप बताइए, अभी आप पढ़ के आ रहे हैं। तो मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि का प्रसिद्ध, कौन कवि प्रसिद्ध है, तो ये आपके लिए है, आप सोचिए, ऊपर से पढ़ते हैं। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत संपूर्ण निचोड़ के साथ। भक्ति काल दो धाराओं में बटा था, निर्गुण जिसका बिना रूप के ईश्वर यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, निर्गुण धारा। सगुण में अवतार रूप यानी कि ईश्वर का अवतार के रूप में अवतरित होना। निर्गुण धारा कवि दो शाखाएं हैं, ज्ञानश्री शाखा को संस्काव्य, मुख्य कवि कबीरदास। कबीर की भाषा को सुदखड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, इनकी रचना बीजक, साखी, शब्द और रमैनी है।
प्रेम रसरी शाखा में सूफी काव्य, जो मुख्य कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनकी रचना पद्मावत अवधी भाषा में, अन्य है अखरावट आखिरी कलाम। सगुन धारा की दो शाखाएं, राम भक्ति शाखा, मुख्य कवि तुलसीदास है। ठीक है, तुलसीदास की जो प्रमाणिक 12 रचनाएं मानी जाती हैं, उनमें रामचरितमानस अवधी भाषा में है, लेकिन विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में है। एग्जाम में यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कृष्ण भक्ति शाखा मुख्य रूप से किस कवि के हैं, तो सूरदास के हैं। सूरदास। अष्टछाप कवि, पीजीटी एग्जाम के लिए जाने अष्टछाप से एक क्वेश्चन आपका आता है, और अष्टछाप से संबंधित मैंने पूरी उससे जो जहां से क्वेश्चन बनता है पूरी वीडियो में डाल दी है। अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप के कवि, उनकी विशेषताएं, पुष्टि मार्ग, सब तो आप उसे भी देख लीजिए। विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप बनाया, जिसे याद करने की ट्रिक दिखे, जैसे कुम्मन सूर परमानंद कृष्ण, गोविंद छीत चतुर्भुज नम। कुब से कुबन दास, सूर से सूरदास, पे से परमानंद दास, की से कृष्ण दास, गोविंद से गोविंद स्वामी, छीत से छीत स्वामी, चतुर्भुज से चतुर्भुज दास और नंद से नंददास। इनमें सबसे बड़े कुम्मन दास और सबसे छोटे नंददास हैं। प्रमुख पंक्तियां टीजीटी पीजीटी में बार बार आती हैं, तो मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीरदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कार, मलुकदास की है आलसियों के कवि। पुष्टि मार्ग को जात जात है, जहाज जात है, जो जाको कछ लेना हो सो ले, विठलनाथ सूरदास की मृत्यु प्रकार। संतन कहा सीकरी सो काम, कुंभनदास अकबर के बुलावे पर कहा गया। चलते हुए अब रीतिकाल। रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत की ओर बढ़ते, इस काल से कठिन काव्य का प्रेत और बिहारी की सतसई से जैसे प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी ज्यादा ट्रिक जो इस प्रकार है। रीतिकाल को 3 श्रेणियों में बांटा गया। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि कौन सा कवि किस श्रेणी का है, तो इंपॉर्टेंट है भाई। रीतिबद्ध नियम, ये वे कवि थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, व्याकरण को काव्य के नियम बताए। प्रमुख कवि में केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम और पद्मा। केशवदास है, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा था। रीति सिद्ध, जो नियम जानते थे पर बंधे नहीं थे। इसमें केवल एक ही नाम सबसे प्रमुख है, बिहारी लाल का। रीति सिद्ध कवि होते थे। बिहारी ने केवल एक रचना की, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे। इनके बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। इन्होंने गागर में सागर भरा। रीति मुक्त जो थे वे नियमों से पूरी तरह आजाद थे। ये अपनी मर्जी और प्रेम के कवि थे। प्रमुख घनानंद, आलम बोधा ठाकुर। घनानंद ये अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में लिखते थे। इन्हें साक्षात रसमूर्ति कहा जाता था। उपनाम उपाधि कवि का, साक्षात रसमूर्ति किसे गया, घनानंद को। इनकी भाषा परिनिष्ठ ब्रज भाषा थी। छंदों का अजायब घर किसे कहा गया, रामचंद्रिका केशव को। यह एक ही रात में लिखी गई मानी जाती है। हिंदी का प्रथम आचार्य केशवदास, जिन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना है। प्रकृति का उपासक सेनापति, इन्होंने रीति वर्णन बहुत शानदार वर्णन किया। रीति काल की मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, रसलीन की है। कई लोग इसे बिहारी का समझते हैं, पर ये पंक्तियां किसकी है, रसलीन। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अगन, अंगन चारु गोराई, तो ये मतीराम की है। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणा लीन, देव की पंक्तियां। आधुनिक युग और भारतेंदु युग द्विवेदी युग से संबंधित शॉर्ट ट्रिक है। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी में, इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसके केंद्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु की प्रसिद्ध रचनाएं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम प्रलाप। अन्य कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। ठीक है, भारत की दुर्दशा देख प्रेम में प्रताप जगा जागा, भारतेंदु, प्रेमधन और प्रताप नारायण। भारतेंदु युग के क्या थे, प्रमुख कवि हैं। तो उनकी ट्रिक है, भारतेंदु
भारत की दुर्दशा देख प्रेम में प्रताप जगा। द्विवेदी युग 1900 से 1920। इसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इन्होंने हिंदी भाषा को शुद्ध किया। मैथिली चंद्रगुप्त इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। रचनाएं साकेत, महाकाव्य, भारत भारती। इसी के लिए गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि कहा था। और एक रचना इनकी यशोधरा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना प्रिय प्रवास है, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। छायावाद 1920 से 1936। छायावाद के 4 स्तंभ याद करने की जादुई ट्रिक है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। जयशंकर प्रसाद, इनकी सबसे बड़ी रचना कामायनी है। इसमें 15 सर्ग है। यह नंबर याद रखिए। इन्हें आनंदवाद का कवि भी कहा जाता है। 15 सर्ग। इसकी ट्रिक है याद करने की। चियास, कमल, कैडा, दर्रा। ची से चिंता, आ से आशा, स से श्रद्धा, कैसे काम, वैसे वासना, ल से लज्जा, कैसे कर्म, ई से ईर्ष्या, इड़ा से इड़ा, द से दर्शन, र से रहस्य और आ से आनंद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें क्रांतिकारी कवि और महाप्राण भी कहा जाता है। रचनाएं हैं सरोज स्मृति, हिंदी का पहला शोक गीत और राम की शक्ति पूजा। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। रचनाएं पल्लव, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। रचनाएं यामा, जिसके लिए ज्ञानपीठ मिला और दीप सखा। यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल में प्रथम रचनाएं जो इस प्रकार है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके रचनाकार हरिऔध। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, गोपाल चंद भारतेंदु के पिता थे। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। प्रगतिवाद, इसमें शोषितों और गरीबों की बात की गई है। प्रमुख कवि है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। नागार्जुन, इन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। रचना युग धारा, सतरंगे पंखों वाली। प्रयोगवाद है, जिसका आरंभ 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ। प्रवर्तक अगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। ठीक है, तार सप्तक में 7 कवि होते हैं। अगे ने इन्हें राहों का अन्वेषी कहा। गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्हें भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। रचना इनका चांद का मुंह टेढ़ा। उपन्यास और कहानी सम्राट प्रेमचंद युग की। प्रेमचंद के उपन्यास याद करने की ट्रिक है। सेवा, प्रेमा से कानी, गनी कगो। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, करमभूमि, गोदान। तो इनकी ट्रिक है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, सेवा से सेवा, वन से सदन, प्रेमा से प्रेमाश्रम, कहानी से रंगभूमि और कायाकल्प, निर्मला, गवन, करमभूमि और गोदान। गैसे निर्मला और गैसे गवन, कैसे करमभूमि और गो से गोदान। सेवा सदन 1918 में पहला सफल उपन्यास। गोदान 1936 में। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। मंगलसूत्र, यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। यूपी टीजीटी पीजीटी के विधायक और लेखक। उपन्यास मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणुका। हिंदी का प्रथम और आंचलिक उपन्यास। कहानी परिंदे, निर्मल वर्मा। नई कहानी की पहली कृति मानी जाती है। नाटक आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का है। कालिदास के जीवन पर आधारित। आत्मकथा क्या भूलूं के याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में है।
अधिकार सुख कितना माधव और सारी ने जयशंकर प्रसाद का ये पंक्तियां हैं, ली गई हैं स्कंदगुप्त नाटक से। मैं प्रयोगवाद का अगवा नहीं पिछलगू हूँ, आगे ने कहा। हिंदी नई चाल में डली 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का वह कौन सा उपन्यास है जिसका मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया था? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, छोटा सा। आप अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, मेलांचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो टेबल में हम पढ़ के आए। फिर है दूसरा क्वेश्चन, हिंदी का वह कौन सा उपन्यास है जिसका मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये तो संपूर्ण सिलेबस से रिवीजन, तो आप इस तरह से अपने टॉपिक को उनका शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन करिए, जो आपको परीक्षा में अत्यधिक लाभ होगा इनसे।